नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यूएस हेजेमनी एंड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। एक एक बातों को बहुत मज़ेदार तरीके से मैं आपको बता चुका हूं और अब आपको क्वेश्चन आंसर उसके सामने मैं लेके आ गया हूं। और क्वेश्चन आंसर जब आप देखोगे आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है, क्योंकि चैप्टर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा तो बहुत चीज़ें हम सारी चीज़ें कर चुके हैं और क्वेश्चन आंसर तो हमारे लिए बहुत बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ने में क्या क्या फ़ायदा था। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हर 12th के बच्चे के पास शेयर कर देना है ताकि हर कोई 95 प्लस लाने की दौड़ में आके खड़ा हो जाए और जो हमारे साथ जुड़ेगा वो लेके भी आएगा। ठीक है भैया, चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। चलिए भाई अपना पहला क्वेश्चन आज का करते हैं शुरू। क्या करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेजेमोनी इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है हेजेमोनी के बारे में जो गलत है। ठीक है भाई, गलत बताना है, ठीक नहीं बताना है। तो पहला कौन सा है, द वर्ड इम्प्लाइज द लीडरशिप और प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट। इसका मतलब है कि भाई हेजेमोनी का मतलब होता है कि किसी एक ही स्टेट का पूरी दुनिया में डोमिनेंस हो। तो ये ठीक है, यानी कि ये आंसर नहीं है। इट वॉज यूज टू डिनोट द प्रीडोमिनेंस ऑफ एथेन इन एंशियंट ग्रीक। मतलब कि जो पहले का ग्रीक था उसमें जैसे एथेंस की पोजीशन थी, हेजेमोनी उसी को कहते हैं। ये भी ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है भैया। द कंट्री हैविंग हेजेमोनिक पोजीशन विल पोजेस अनचैलेंज्ड मिलिट्री पावर। मतलब कि जिसके पास भी हेजेमोनिक पोजीशन आ जाती है कंट्री पास, उसके पास मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो भाई ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अब लास्ट वाली स्टेटमेंट है, हेजेमोनिक पोजीशन इज फिक्स्ड वंस ए हेजेमोन ऑलवेज अ हेजेमोन। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, अभी तो खुद ही इन्होंने ऊपर से बोल दिया कि एथेंस, और जैसे कि हमें पता है आज के टाइम पे हेजेमोनी किसकी है, यूएसए की है। तो पहले एथेंस था, अब यूएसए है, आने वाले समय में कोई और होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर है डी। ओके भाई, चलिए भाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू। तो भाई अपना सेकंड क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें भी रॉन्ग पूछा गया है। देखो भाई सही नहीं पूछ रहा है, ये पागल बना रहे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि रॉन्ग बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है। देयर इज एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट विच कुड रेगुलेट द स्टेट्स बिहेवियर। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आज के कोई ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट थोड़ी है दुनिया में, देशों की गवर्नमेंट होती है, पूरी दुनिया की कोई गवर्नमेंट थोड़ी है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। द यूएस इज द प्रीडोमिनेंट प्लेयर इन वर्ल्ड अफेयर। भाई पूरी दुनिया में किसका बोलबाला चलता है, जैसे मैंने बताया था दादागिरी किसी चलती है, यूएस की। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। स्टेट्स आर यूजिंग फोर्स अगेंस्ट वन अनदर। मतलब कि स्टेट्स जो है एक दूसरे के खिलाफ फोर्स मतलब लड़ाई करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, लड़ाई नहीं होती है। तो इसका आंसर सी है, ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत है। चलिए भाई अगले अपना शुरू करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिगार्ड टू ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। फिर से वही बात आ गई ना, रॉन्ग बताओ। इराकी फ्रीडम के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ए है, मोर देन 40 कंट्रीज ज्वाइंड इन द यूएस लेड कोलिशन ऑफ द विलिंग टू इन्वेड इराक। तो पहला ठीक है, यही था, 40 कंट्रीज थी और यूएस इनका लीडर था। सेकंड क्या है, द रीज़न गिवन फॉर इन्वेडिंग इराक वाज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डेवलपिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मैंने बताया था, WMD वाला बताया था आपने, जब मैंने वीडियो देखी होगी, आपने पीछे नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसमें बताया था कि कैसे जो झूठा बात बनाई गई थी कि ऐसे वेपन बना रहे खतरनाक वाला इराक, ऐसा कुछ था नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ठीक थी। द एक्शन वाज टेकन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ यूएन। ये पूछा गया कि प्रायर अप्रूवल ऑफ यूएन लेके उसको अप्रूवल के बाद ही ये एक्शन लिया गया था। ये बात बिल्कुल गलत है। यूएन ने तो इस चीज़ को अप्रूवल दिया ही नहीं था, क्योंकि ये चीज़ ये साबित ही नहीं कर पाए थे कुछ ऐसा वेपन बना रहे हैं मास डिस्ट्रक्शन के। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना ऑयल फील्ड का फ़ायदा लेने के लिए किसने किया था, यूएस ने किया था। तो अपना ये वाली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो लास्ट वाली, द यूएस लेड कोलिशन डिड नॉट फेस मेजर रेजिस्टेंस फ्रॉम इराकी फोर्स। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट क्या है, ये ठीक है। ठीक है, अपना गलत कौन सी है, अपनी सी वाली थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया अब लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए हैं और अपना पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द 3 टाइप ऑफ हेजेमोनी दैट आर डील्ड विद इन द चैप्टर, डू नॉट साइट एग्जांपल दैट आर इन द चैप्टर। ये बोला गया है कि भाई एक तो ये बताओ आपकी हेजेमोनी होता क्या है, और हेजेमोनी जो भी होता है उसके 3 एग्जाम्पल के थ्रू बताना आपको कितने प्रकार की होती है। लेकिन एग्जाम्पल जो बुक में गिवन है ना उस वो सेम नहीं रखना, आपको थोड़ा नाम वगैरह चेंज करने। ठीक है भैया, अपने में जो आयशा और ये जब्बू डब्बू वाले थे वो थे अपना, और इसमें थोड़ा सा अलग नाम रखना है, बाकी टॉपिक तो सेम ही रहना है। तो अपना पहला क्या है, आंसर है इसका हेजेमनी एज हार्ड पावर। हार्ड पावर के बारे में बताया गया, यानी कि मिलिट्री पावर के बारे में बताया गया है। इसमें नाम दिया है तब्बासम वाज एन आर्टिस्ट लिविंग इन नाइजीरिया एंड वाज प्लानिंग टू जॉइन आर्ट एंड क्राफ्ट अकेडमी टू गिव
proficiency to her artistic aptitude, but she lost her leg in 2003 missile attack of US. After she overcome it, she made effort to achieve and fulfill his dream her dream if द फॉरेन अमेरिका लीव दे हर कंट्री। तो वही हार्ड पावर का बता रखा, भी मिलिट्री की बात होगी, हार्ड पावर यानी कि ताकत वाली बात आएगी यहाँ पे। यानी कि मिलिट्री की वजह एक लड़का है, इसमें हेजेमनी कैसे है कि भाई ये जो भी है, ये तबसम, ये नाइजीरिया का आदमी है, बच्चा है, ये चाहता है कि आर्टिस्ट बने, लेकिन ये जब इसके पैर भी बेचारे का टूट चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जब हमला किया था इनके देश में तो इसका पैर टूट गया था बेचारे का। तो लेकिन ये चाहता है जब यूएस की आर्मी हमारे यहाँ से चली जाएगी तो मैं अपना ड्रीम एक दिन जरूर पूरा करूँगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि हार्ड पावर हेजेमनी है अमेरिका की। ठीक है भाई एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर। हार्ड पावर का हो गया, अब स्ट्रक्चरल पावर का भी एग्जांपल देते हुए उसके बारे में बताना है। ठीक है, एक लड़का है तबिस, इज़ वेरी गुड इन द स्टडीज इन द कंट्री साइड ऑफ मिडल ईस्ट एशिया एंड इज़ प्लानिंग टू स्टडी सब्जेक्ट फ्रॉम आर्ट स्टीम टू अकोमोडेट हिमसेल्फ इन डिफरेंट एस्पेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है भाई, ये बोला गया है एक लड़का है तब भी शायद मिडल ईस्ट एशिया में रहता है, यानी कि ये जो अपने मिडल ईस्ट जो इस्लामिक स्टेट्स है इनमें रहता है वो, और लेकिन आर्ट में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो वो आर्ट में अपना कुछ आगे का करियर देखना चाहता है। बट पेरेंट्स वांट हिम टू बी अ मास्टर इन कंप्यूटर टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ड्यू टू फ्लेयर फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी इन द सेम। देखो भाई, अब बेचारा करना चाहता है आर्ट, लेकिन इसको कंप्यूटर इंजीनियर बनाने पे घर वालों का जोर दिया हुआ है कि नौकरी तो तेरे को उसी से मिलेगी। देखो जैसे हम बुक में किसका एग्जाम्पल था, बुक में MBA का एग्जाम्पल था कि लड़का कुछ और करना चाहता था, घर वाले उसको MBA कराना चाहते थे क्योंकि MBA का स्कोप ज़्यादा है, नौकरियाँ ज़्यादा है। और MBA एक बेसिक नीड मतलब कोर्स हो गया। और कहाँ से मिला ये पढ़ाई हमें, ये अमेरिका से मिली है। MBA का उत्पादन कहाँ से हुआ, अमेरिका से हुआ। ऐसे ही इसमें बोला गया है कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओ भाई। कंप्यूटर का भी कहाँ से आया, सारा का सारा अमेरिका से दुनिया में फैल गया। तो अब मतलब कि लोग बाग इतने ज़्यादा अब इसकी स्ट्रक्चरल पावर के अंदर हेजेमनी जो इसकी दादागिरी है स्ट्रक्चरल पावर में भी, उसमें यूएस की आदमी अपने आप को खो चुका है कि अब करना उनको वही है, या तो इंजीनियर करो या फिर जाके तुम उनके MBA वगैरह के कोर्स करो। तो ये तीसरा एग्जाम्पल है इसका, हेजेमनी है सॉफ्ट पावर। अब आएगी सॉफ्ट पावर की बात। ठीक है, जैसे कि मयंक इज़ ए यंग एंड एनर्जिक मैन ऑफ मेलबर्न, immigrant from Russia. His father get upset when he put on black shirt with white jeans while he goes to church. He justifies that black color signifies protest for freedom and while signifies freedom in peaceful manner. देखो भाई, जैसे रशिया की बात हो रही है, इसमें बताया गया है कि भाई इसका पिताजी बहुत खुश होता है, दुखी होता है जब मैं जो है अपने घर से ऐसे अपने ब्लैक शर्ट या फिर अपने वाइट जीन्स पहन के जब चर्च में जाता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता था ना रशिया में, वो होता था अपना इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका। लेकिन यूएस की हेजेमनी सॉफ्ट पावर के रूप में भी ऐसी हो चुकी है कि लोग बाग क्या है, जीन्स अमेरिका से बनती है, अमेरिका के सोल्जर्स के लिए बनी थी पहले। ठीक है, और अब पूरी दुनिया में जीन्स का रिवाज ऐसा चल गया है। जैसे कि आप कोट पैंट का देख लो, अमेरिका का है, इंडिया में कोट पैंट का क्या मतलब, गर्मी का हमारा जो है वो होता है, क्लाइमेट होता है, और हम पहनते हैं कोट पैंट यहाँ पे इंडिया में। तो कोट पैंट अमेरिका के हिसाब से था, लेकिन पूरी दुनिया में सॉफ्ट पावर के रूप में हेजेमनी बना चुका है। तो उसका एग्जाम्पल एक ये हो गया। ये तीनों इसके हो गए हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 3 वे इन विच यूएस डोमिनेंस इज द कोल्ड वॉर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन एज ए सुपर पावर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। इसमें बोला गया है कि कोल्ड वॉर के दौरान जो यूएस की डोमिनेंस थी दुनिया में, और जो कोल्ड वॉर के बाद ऐसे सुपर पावर दुनिया में जो उसकी डोमिनेंस है अमेरिका की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 3 तरीके बताइए कैसे कैसे अलग अलग है दोनों डिफरेंस। ठीक है, तो इसका आंसर है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान क्या था, द यूएस फाउंड इट डिफिकल्ट टू विन ओवर द सोवियत यूनियन एज हार्ड पावर ड्यू टू रिटेलिएटिंग कैपेसिटी ऑफ द सोवियत यूनियन एंड टू प्रोटेस्ट वर्ल्ड फ्रॉम लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। देखो भाई, जैसा कि हम सबको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर हथियार या पूरा युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर एक दूसरे ने किसी ने भी दूसरे के ऊपर हमला किया तो कोई सा भी नहीं बचेगा। मतलब कि जो जीतेगा वो भी जीत नहीं होगी उसकी, विनर भी अपने आप को विन का श्रेय नहीं दे पाएगा। तो इसलिए एक तो उस टाइम पे जो उनकी जो वो थी यूएस की जो पावर थी वो थोड़ी सी बंधी हुई थी। ठीक है, डिफिकल्ट था उसके लिए यूएसएसआर को जीतना। लार्ज स्केल डिसीजन ये हो गया। बट इन द एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल एंड सॉफ्ट पावर द यूएस डोमिनेटेड। लेकिन जैसे हार्ड पावर के रूप में तो नहीं कर सकता, लेकिन देखा जाए तो जैसे जीन्स का कपड़ा हो गया, आज मतलब उस टाइम पे भी यूएसएसआर में जीन्स चलती थी, जो यूएसए की हेजेमोनी थी वहाँ पे। ठीक है, और सॉफ्ट पावर के रूप में और स्ट्रक्चरल पावर के रूप में दोनों से उस टाइम पे भी थी यूएस की जो है डोमिनेंस। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ईयर द सोवियत यूनियन प्रोवाइडेड एन अल्टरनेट मॉडल ऑफ सोसाइटल इकोनॉमी टू मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ स्टेट। देखो भाई, जैसे मैंने बताया यूएसए में कौन सी थी उस टाइम पे, यूएसए में कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद था, यानी कि यूएसए का अल्टरनेट लेके आ गया साथ के साथ यूएसएसआर। यूएस बोला कि हम पूंजीवाद यानी कि बिजनेसमैन को का राज नहीं चलने देंगे, मार्केट के हिसाब से सब कुछ नहीं होने देंगे, हमारे यहाँ पे हम लोगों को सबको बराबर का वो बांट देंगे,
यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म ही कर देंगे। हर किसी के पास मतलब कोई ज़मीन का मालिक नहीं होगा, हर कोई मालिक होगा, कुछ ऐसे करके। तो एक अल्टरनेट दिया, किसने दिया? यूएसएसआर ने दिया। ठीक है भैया। इकोनॉमी टू मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ स्टेट, स्टिल द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू आउट द कोल्ड वॉर ईयर अडेप्टेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अंडर द यूएस। लेकिन जो कोल्ड वॉर का टाइम था उसमें सिर्फ यूएसएसआर ने एक अल्टरनेट तो दिया, लेकिन दुनिया ने माना किसको? दुनिया ने माना जब भी किसी को, कैपिटलिस्ट को माना उस टाइम पे आधे से ज़्यादा दुनिया ने। तो इसका एक ये सेकंड ये हो गया है। ठीक है भैया। थर्ड देखते हैं भाई। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो सॉफ्ट पावर के रूप में था उसमें द यूएस बिकम ट्रम्पेंट, मतलब कि यूएस जीत चुका है, उसमें यूएस सक्सेसफुल रहा है अपने आप को सॉफ्टवेयर स्थापित करने में, उसके टक्कर में कोई नहीं है। एज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लू जीन्स सो दैट यूएस कुड इंजीनियर अ जनरेशनल गैप इवन इन सोवियत ऑन द कल्चरल बेसिस। यानी कि कल्चर के बेसिस पे तो बहुत मतलब कि सदियाँ लग जाएगी, पूरी जनरेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन यूएस की टक्कर यूएसएसआर या दुनिया में कोई भी नहीं कर पाएगा सॉफ्ट पावर के रूप में जो अपने आप को उभारा है। हालांकि इंडिया भी अपने आप को उभारने की कोशिश में लगा हुआ है। योगा पूरी दुनिया को मान लिया है योगा ने। ऐसे ही आने वाले समय में हेजेमोनी कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती, जैसे कि हमने चैनल के 2 चैप्टर पढ़ाते के टाइम पे भी बताया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं शुरू। भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी कि इनको मिलाना है पर आपस में कुछ ऑपरेशन दिए हुए हैं और उनके पीछे मतलब किस लिए वो ऑपरेशन चलाए गए थे उनके सामने वो आपको उसको मिलाना है। जैसे कि पहले था ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, ये किसके साथ? मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि इन्फिनाइट रीच कब हुआ था? जब अमेरिका की जो ये एम्बेसी थी उनके ऊपर हमला हो गया था। ठीक है। तो क्या किसके ऊपर हुआ था? मिसाइल अटैक ऑन सूडान। यानी कि जब अमेरिका के एम्बेसी पे हमला हुआ उसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए जिन पे भी उनको शक था। तो ऐसे एक सूडान देश पे भी उनको सकता, तो वहाँ पे मिसाइल अटैक किया ऑपरेशन चलाकर। कौन सा? ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। अगला था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। एंड्यूरिंग फ्रीडम किसके लिए चलाया गया था? जैसा कि आप सबको पता है कि वॉर अगेंस्ट अलकायदा एंड तालिबान। अलकायदा और तालिबान से परेशान जब अमेरिका आ चुका था, अपने आप को बचाने के लिए पूरी दुनिया को दिखाया कि ये खतरा है और ऑपरेशन चला दिया एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो थी वार अगेंस्ट अलकायदा एंड तालिबान। तो सेकंड किससे मिलेगा? ए से मिलेगा। थर्ड कौन सा था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये वाला चलाया गया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसके लिए चलाया गया था भैया? जैसा कि आप सबको पता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था फर्स्ट गल्फ वॉर, यानी कि जो गल्फ वॉर चली थी उसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और अपना फोर्थ वाला है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किसके लिए चलाया गया था भैया? ये चलाया गया था कोलिशन ऑफ द विलिंग, यानी कि इराक को मतलब कोलिशन बनाना था उनको, अपने वहाँ से 40 देशों को मिला के लेके गए थे वहाँ से, लेकिन मेन मकसद क्या था? अपने आप को तेल लेके आना वहाँ से। तो ये हम आपस में मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर के दौरान सारा अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाती बार भी बताया था कि यूएस की जो हेजेमनी है उसके ऊपर क्या चीज़ ऐसी है जो उसकी हेजेमनी को थोड़ा रोक सकती है, उसके आगे बाधा बन सकती है, और उनमें से आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें आंसर है वी कैन आइडेंटिफाई 3 कॉन्स्टेंट, 3 तरह के कॉन्स्टेंट अमेरिका के पावर के आगे, विच वर एक्चुअली नॉट इन ऑपरेशन इन ईयर फॉलोइंग नोगेरा, हेंस द यूएस कुड एस्टेब्लिश इट्स हेजेमनी रिसेंटली इन द कॉन्स्टेंट आर स्लोली बिगिन टू ऑपरेट इन द फॉलोइंग वेज। तो अपना पहला है इसमें द यूएस बियर इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर इन द अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ। देखो भाई जैसे कि हमने इस वाले में क्या बताया था कि अमेरिका का जो स्टेट है वो कैसे है कि वहाँ पे पावर जो है लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में बटी हुई है। तो ऐसे क्या होगा, अगर इतनी बटी हुई है तो किसी के पास भी इतनी पावर नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, उस चीज़ की जवाबदेही होती है पूरी की पूरी। तो इसकी वजह से अमेरिका अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जैसे आपको इसमें दे रखा है कि इसकी वजह से यूएस की हेजेमोनी में थोड़ा सा क्या है, कॉन्स्टेंट है कि हर चीज़ का उसको जवाब देना पड़ता है। ठीक है भैया। सेकंड क्या है? द सेकंड कॉन्स्टेंट ऑन अमेरिकन हेजेमोनी इमर्ज फ्रॉम ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एंड सफरिंग फ्रॉम ए डीप स्केप्टिज्म टूवर्ड्स पर्पसेस एंड मेथड ऑफ गवर्नमेंट इन अमेरिका डिस्पाइट। तो इसमें क्या बताया गया है भैया? दिस इज़ अ ह्यूज कॉन्स्टेंट ऑन यूएस मिलिट्री एक्शन ओवरसीज, यानी कि यूएस की सोसाइटी बहुत ज़्यादा ओपन सोसाइटी है और वहाँ पे है ना लोगों को सब कुछ पता है कि गवर्नमेंट के हर एक्शन का जवाब मांगती है वहाँ पे। मतलब मीडिया भी इतनी ज़्यादा वहाँ पे ओपन है कि गवर्नमेंट से भिड़ जाती है सीधी, मतलब राष्ट्रपति से बहस भी हो जाती है उनकी। इंडिया में कोई मंत्री से भी कर देता है तो बेचारे की नौकरी चली जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, ओपन सोसाइटी अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, तो सरकार को जो है उनसे हर चीज़ में जवाबदेही होती है। तो यूएस की जो है इसी वजह से अपनी हेजेमोनी में थोड़ा कंट्रोल है, जानबूझ के पूरी दुनिया को परेशान नहीं कर पाएगा। और अपना थर्ड है द थर्ड कॉन्स्टेंट ऑफ यूएस हेजेमोनी इज द पोजीशन ऑफ नाटो टू मॉडरेट द एक्सरसाइज ऑफ यूएस हेजेमोनी टुडे। जैसे आपको पता है कि नाटो में बहुत सारे आज के टाइम के जो है ताकतवर देश आते हैं, जैसे ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, सारे देश आते हैं। तो यूएस जो है उसका मेंबर है।
ठीक है। और यूएस के बराबर की पावर, जैसे नाटो एक बहुत जो है ताकतवर संगठन बन जाता है पूरी दुनिया के लेवल पे, तो यूएस कुछ गलत करेगा तो नाटो को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सभी आपस में मिलके अपने साथी हैं, तो दूसरे साथी को भी जवाब देना पड़ेगा। और चाहे तो नाटो उसके लिए अपने हेजेमोनी जो पावर दिखाता है अमेरिका, उसको रोक सकता है। तो ये इसका अपना थर्ड का आंसर इसका था, थर्ड पॉइंट था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब जिस टाइम पे पढ़ाया था बहुत अच्छे से बताया था, नहीं बताया था या बताया था, बताओ। बहुत अच्छे से समझाया था ना, तो कमेंट सेक्शन में बताओ समझाया था तो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। इसमें बोला गया है कि जैसे बुक में बहुत सारे एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, उसमें से कोई सा भी एक ऐसा एक्सट्रैक्ट निकालो जिसमें लोकसभा डिबेट चल रही हो, जिसमें इंडिया का और यूएस के रिलेशन के बारे में पता चले। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक मेजर जनरल रिटायर्ड थे BC खांडूरी ऑफ बीजेपी के थे ये, और ये भाई साहब बता रहे हैं कि यूएस की और इसके हमारे इंडिया के रिश्ते कैसे होने चाहिए। उन्होंने बोला है कि भाई यूएस की हेजेमोनी जो है आज के टाइम पे खतरनाक तो है, लेकिन वी शुड नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट इंडिया माइट बी नेक्स्ट वेटिंग इन द विंग ऑफ परफॉर्म एज सुपर पावर। ये भाई बोल रहे हैं कि इंडिया आने वाले समय में इंडिया को भी हेजेमोनी पावर मिलने वाली है, इंडिया भी सुपर पावर बनने वाला है, तो हमें जो है इस टाइम जो है इसके ज़्यादा विरोध में नहीं जाना चाहिए। देयरफॉर वी आर सपोज टू हैव ए गुड एंड हार्मोनियस रिलेशन विद द यूएस म्यूचुअल परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, बट इंडिया शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम द सेम इन द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी। तो ये बोलते हैं कि भाई साहब इंडिया को जो है अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी प्रमोट करनी चाहिए, उनके साथ ट्रेड भी करनी चाहिए, लेकिन इंडिया को ये सारी चीज़ें जो है अपनी इसकी जो कीमत है उसके अपनी सिक्योरिटी को और अपनी पहचान को कैसे कीमत चुका के ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जो है सिर्फ अमेरिका के अपने ट्रेड के और टेक्नोलॉजी के फायदे देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर ले। ये हमारे इंडिया के और यूएस के रिलेशन है, ठीक है भाई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इफ बिग एंड रिसोर्सफुल स्टेट कैन नॉट रेजिस्ट द यूएस हेजेमनी, इट इज़ अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट मच स्मॉलर एंड वीकर नॉन स्टेट एक्टर टू ऑफर एनी रेजिस्टेंट, एग्जामिन द प्रपोजिशन एंड गिव यूर ओपिनियन। तो भाई साहब इसमें ये बोला गया है कि दुनिया के जो बड़े देश हैं वो तो यूएस की जो है हेजेमनी को ज़्यादा वो कर नहीं सकते, रेजिस्ट कर नहीं सकते, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, उसका रोक नहीं सकते। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ये स्मॉलर जैसे बोल देते हैं कि एनजीओ हो गए और कुछ ये ग्रुप हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, ये अमेरिका की हेजेमनी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एग्जामिन करके बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए, ये बोला गया है। तो भाई साहब इसका आंसर है दिस प्रोपोजिशन फोकस ओनली ऑन द पावर ऑफ द स्टेट एंड बिलीव दैट ओनली बिग एंड रिसोर्सफुल स्टेट कैन चैलेंज द यूएस हेजेमनी विच इट अप्रोच राइट इन प्रैक्टिकल मैनर। तो भाई ये बोला गया है कि इसमें तो इस चीज़ पे ध्यान दिया गया है सिर्फ कि भाई बड़े और जो ताकतवर देश है वो यूएस की हेजेमनी को रोक सकते हैं, लेकिन बट इफ़ वी थिंक डीपली दिस आर थॉट एंड पेन ऑफ राइटर, एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिस्ट, मीडिया एंड इंटेलेक्चुअल who have no boundaries including hegemony itself to be criticized and resist in form of non government organization। देखा जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इसमें बोला गया है पेन में बहुत ताकत होती है, ठीक है। जैसे कि पेन से राइटर जो है कुछ भी ऐसा लिखे, एक्सप्रेशन आर्टिस्ट अपने बारे में बताए दुनिया को, जो पढ़े लिखे जो दुनिया है उनके लिए कोई बाउंड्री थोड़ी होती है इनके लिए। ये तो हेजेमोनी को भी जो है चुनौती दे सकते हैं पूरी दुनिया के सामने, इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने। सोशल मूवमेंट एंड पब्लिक ओपिनियन, तो ऐसा बोला गया है। हैंस नॉन स्टेट एक्टर में चैलेंज द यूएस हेजेमोनी ऑल्सो इन देयर ओन वे एंड इट कैन वर्क आउट ऑल्सो। तो भाई हमारा ओपिनियन यही है कि ऐसा नहीं है कि बड़े देश ही यूएस के रोक सकते हैं, हर देश का, इंडिया का भी अपना राइटर लगाओ, पाकिस्तान का राइटर, चाइना का राइटर, इंग्लैंड का राइटर, कुछ भी अगर कुछ गलत करेंगे तो अमेरिका गलत कर रहा था वो अपने देश में छापेंगे, देश के लोगों को पता चलेगा। तो इसके खिलाफ, हेजेमनी के खिलाफ भी एक जो नॉन स्टेट यानी कि देश थोड़ी है, ये देश के अंदर के कुछ लोग हैं जो मिलके यूएस की हेजेमनी को जो है पूरी टक्कर दे सकते हैं। तो ये हमारा ओपिनियन है। और भाई साहब ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं इसके। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इन चैप्टर को बहुत पहले से, मतलब कि पहले ही इनको बहुत अच्छे से इतनी डिटेल में और इतने मज़ेदार तरीके से कर चुके हैं कि इनको याद करना और इनको समझना तो आपके लिए पहले ही आसान हो गया होगा। और अब मैंने समझा दिया तो अब तो आपकी एक तरह से रिवीजन भी हो गई। तो इसको एक बार आप अपने आप से भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ हम कर चुके हैं और हमारे लिए सारी चीज़ कितनी आसान हो चुकी है। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी तो सबको शेयर कर दो, सबको 12th क्लास वालों को बता दो कि ऐसा एम 95+ चैनल पर आओ और अपने आप 95+ लाने के लिए रेडी रहना, ठीक है भाई साहब। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दो। जय हिंद।